चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के सीटीपी कहते हैं इन्हें, सीटीपी, और इसके नीचे है एनआरटीपी। अभी आ जाएंगे, यही होंगे कभी। एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन दोनों सेम होते हैं। सीटीपी क्या होते हैं? मान लीजिए जैसे क्या हो रहा है, कुछ लोग का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लो दिल्ली में है, ऐसा परमानेंट जो बिजनेस है हमारा दिल्ली में है, लेकिन कभी कभी ना स्टेट वाइज जो एग्जीबिशन लगती हैं वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट करने चले जाते हैं। मान लीजिए जैसे प्रगति मैदान में नवंबर में मेला लगता है, ट्रेड फेयर लगता है, तो वहाँ पे क्या जो पार्टिसिपेंट होते हैं केवल दिल्ली के लोग होते हैं? नहीं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो वो जो सामान बेचेंगे वो, अभी मैंने आपको शुरू में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी कि जिस स्टेट में सामान चला जाएगा गुड्स भी वहीं चला जाएगा, वो टैक्स भी वहीं चला जाएगा। लेकिन जो दिल्ली के मेले में आके सामान बेचेंगे, ट्रेड फेयर में आके सामान बेचेंगे, वहाँ पे वो सामान कहाँ पे बिका? अल्टीमेट उसकी डिलीवरी दिल्ली में हो गई। अब वो दिल्ली से कोई भी आदमी कहीं भी ले जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेट डिलीवरी कहाँ हुई उसकी? दिल्ली में। तो वो टैक्स किसको मिलना चाहिए? दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली सरकार को आप टैक्स कब दोगे? जब आपका दिल्ली में जीएसटी नंबर होगा। तो लेकिन अगर ऐसी स्टेट, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं जीएसटी एग्जीबिशन चलती रहती हैं। कुछ लोगों के बिजनेस यही है कि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं अपना प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट करते हैं और बेचते हैं। तो ऐसे तो वो 29 स्टेटों में रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे और एक साल में एक बार एग्जीबिशन घूम के आएगी। अब जो दोबारा ट्रेड फेयर लगेगा, अब तो नवंबर 2024 में लगेगा ना, तो इतने पूरे साल भर वो जीएसटी की रिटर्न भरते रहेंगे दिल्ली में। नहीं, वो तो ऐसे पगला जाएंगे, 29 स्टेटों की जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेके कंप्लायंस करते करते पगला जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उन्हें बोला, अगर आप कहीं टेम्परेरी पीरियड के लिए कहीं जीएसटी नंबर लेते हो, कहीं जाके अपनी गुड्स बेच कर आते हो, तो आप एज ए सीटीपी रजिस्ट्रेशन कराओ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो इनिशियली 30 दिन के लिए रजिस्टर होता है एंड कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर 30 डेज। तो 30 ही दिन के लिए वैलिड होता है, 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है ना। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का मतलब आपको उसका कैंसिलेशन अप्लाई करना पड़ जाएगा, आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। आपने जो वहाँ पे गुड्स बेची हैं उसकी डिटेल दे दो, सेल जो जीएसटी बना जीएसटी जमा करा दो और अपना घर जाओ, तो वो नंबर अपने आप वैकेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको एडवांस में जीएसटी जमा करना पड़ता है। पहले सरकार को ध्यान रख लेना, एक एस्टिमेटेड अमाउंट 10,000, 20,000, 25,000, डिपेंडिंग अपॉन द योर एस्टिमेट कि आप कितना सेल वहाँ कर लोगे, है ना। अगर कम ज़्यादा होगा तो बैलेंस का टैक्स आप बाद में जमा कर दोगे। अगर मान लीजिए आपकी उम्मीद थी 2 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा हो जाएगा और इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2 लाख रुपए टैक्स दे दिए, लेकिन फाइनल टैक्स जमा हुआ 1 ही लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे तो रिफंड आ जाएगा आपके पास। तो लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बिना एडवांस में जीएसटी जमा कराए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो जब सीटीपी में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसे एडवांस में टैक्स भी देना है सरकार को, एक एस्टिमेटेड अमाउंट, उसका कोई एक्चुअल से लेना देना नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होता है ना। 10-20% का वेरिएंस होता है। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएंस भी हो गए तो कोई पाप नहीं है, वो जीएसटी टैक्स तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। नंबर सरकार के पास आपके डॉक्यूमेंट हैं, सरकार को पता है आप किस जगह पे जीएसटी नंबर ले रहे हो, आप अपनी एग्जीबिशन कहाँ लगाओगे, तो वो तो आपको पकड़ ही लेगी बाद में भी। लेकिन आपके पास कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर होगा तभी तो पकड़ेगी ना, तो आपको सीटीपी की तरह नंबर लेना पड़ता है ऐसे केस में। इन्हीं के भाई होते हैं एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जब इंडिया के बाहर से कोई व्यापारी आ रहा है अपना प्रोडक्ट को यहाँ डेमोस्ट्रेट और बेचने के लिए, है ना, तो अब उसके लिए भी तो सामान जिस भी स्टेट में एक्सपो होगी, एग्जीबिशन होगी, वहाँ सामान बिक जाएगा, तो उस कंट्री को तो टैक्स जाएगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामान इंडिया में बिके और टैक्स किसी अमेरिकन, मान लो कोई अमेरिकन आदमी आया अपने प्रोडक्ट को बेचने और इंडिया में सामान बेच के गया, तो इंडिया में इतने शरीफ लोग नहीं, इतना ऐसा कोई कानून नहीं है कि इंडिया की गुड्स पे बिका हुआ जीएसटी अमेरिका की गवर्नमेंट को जाएगा, नहीं जाएगा किसी भी हालत में। वो सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा, इंडिया की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जिस स्टेट में वो एग्जीबिशन हुई है। तो अब वो टैक्स की कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी किसकी? एनआरटीपी की। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आया एनआरटीपी, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को वो एनआरटीपी की तरह रजिस्ट्रेशन कराए, जो भी प्रोडक्ट सेल होगी उस पर जीएसटी कलेक्ट करे और सरकार को जमा करा दे। अगेन वही एनआरटीपी को भी एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है जैसे सीटीपी को करना पड़ता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और अगले तीसरे लोग वो हैं कि कुछ चीज़ें ना जीएसटी में आरसीएम के अंदर आती हैं। आरसीएम इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। कुछ गुड्स और सर्विसेज को आरसीएम में रखा है सरकार ने।
अगर आप कोई ऐसी गुड्स या सर्विस में डील करते हो को लेते हो, ठीक है, देखो जो परचेज की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ऐसी कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हो जिसपे जीएसटी की लाइबिलिटी आरसीएम में है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अदरवाइज परचेज में कहीं जीएसटी नहीं है। जैसे एडवोकेट की सर्विस, गवर्नमेंट का मानना है कि एडवोकेट आज तक जीएसटी को समझ नहीं पाए हैं, है ना, तभी तो उन्हें आरसीएम में रखा है कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए कमर्शियल पर्पज के लिए किसी एडवोकेट से कोई कंसल्टेंसी लेते हो तो एडवोकेट को जीएसटी का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कंसल्टेंसी ले रहा है वो जीएसटी खुद जमा कराएगा। और ऐसा ही केस है ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रक ऑपरेटर के लिए। अगर आपने किसी ट्रक वाले से कोई अपनी बिजनेस की गुड्स मंगाई, पर्सनल नहीं, घर का सामान नहीं, आपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल मंगवाया तो उसको किराया दोगे, जब उसको फ्रेट दोगे तो फ्रेट पे जीएसटी कौन जमा कराएगा? आरसीएम में वो जमा कराएगा जिसने सामान मंगवाया है। लेकिन सरकार को एक बात समझ आ गई कि 2017 से आके 2023 तक इन 6 सालों में ट्रक वालों को तो जीएसटी समझ आ गया। सरकार को ये बात तो समझ आ गई कि ट्रक वालों को जीएसटी का मैकेनिज्म समझ आ गया, वो जीएसटी की कंप्लायंस कर सकते हैं। लेकिन एडवोकेटों को अभी जीएसटी समझ नहीं आया, इसलिए एडवोकेट को आज भी आरसीएम में है। एडवोकेट जो जिन्होंने जीएसटी बनाया वो आज भी अपने आप को आरसीएम में बैठे हुए रख के बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रक वालों को बोल दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 17 जुलाई 2022 हाँ सॉरी 17 जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन है। यहाँ से उन्होंने ट्रक वालों को बोल दिया है कि अब आपके पास मर्जी है, आप एफसीएम अपनाओ या आरसीएम अपनाओ। अब आपको हर साल में, हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा यू आर गोइंग फॉर एफसीएम और आरसीएम। एफसीएम होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये जितना भी जीएसटी अभी तक आप देखते हो ना वो सब एफसीएम में, सब एफसीएम में। एफसीएम का मतलब है जीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। एफसीएम में जीएसटी कलेक्ट भी और पे भी कौन करेगा? लगाएगा भी, कलेक्ट भी करेगा कौन? सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसे बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस इज लायबल टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी। एफसीएम का मतलब है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वेयर सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू कलेक्ट एंड पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ये नॉर्मल में ऐसा ही होता है। आप आज की डेट में मोबाइल लाते हो, लैपटॉप लेके आते हो तो आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, आप जीएसटी का नंबर क्यों देते हो पता है? कि आपके जो जीएसटी वाले को जीएसटी का इनपुट मिल जाए और आपकी कुछ कॉस्ट कम हो जाए, इसीलिए तो देते हो। अदरवाइज उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी जीएसटी नंबर हो या ना हो। वो आपको बिल बनाएगा, बिल पे लिख देगा 50,000 रुपये का लैपटॉप, 5,000 रुपये का जीएसटी, 55,000 रुपये पकड़ो हाथ में और आपको 55,000 रुपये लेकर लैपटॉप दे देगा, घर जाओ, है ना। और उसने जो आपसे 5,000 रुपये जीएसटी के नाम पे लिए वो जीएसटी क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि ये लोग जीएसटी की कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, इनके पास जीएसटी की कंप्लायंस करने के लिए इतनी इक्विपमेंट नहीं है या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं और वकील भी शामिल हैं, ठीक है, वकील भी इसी के अंदर शामिल है। तो एडवोकेट को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट के लिए जीएसटी नंबर वो लेगा जो आरसीएम में सर्विसेज ले रहा है, जो इनसे कंसल्टेंसी ले रहा है फॉर द बिजनेस पर्पजेज। ऐसे ही अगर आपने किसी के से मकान किराए पे लिया है फॉर द बिजनेस पर्पजेज तो उसका लेट आउट आरसीएम में जीएसटी जमा करना पड़ेगा आपको, है ना। जो डोमेस्टिक लेट आउट है उसके लिए नहीं। अगर आपने रहने के लिए कोई मकान किराए पे लिया तो ना आपको जीएसटी चाहिए ना मकान मालिक को जीएसटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बिजनेस ने, किसी कंपनी ने अपने रहने के लिए, अपने ऑफिस के लिए, गोडाउन के लिए कोई जीएसटी प्रीमाइसी लिया है तो आरसीएम में जीएसटी जमा करेगा। आरसीएम में मतलब where the GST is payable by the recipient of the goods or services। यहाँ पे था GST is payable, levied and collected by seller। यहाँ पर है GST is paid by the recipient of goods or services। लगाने का जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी जेब से जीएसटी करेगा। मतलब अगर आपने किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर से सर्विस मंगाई जो आरसीएम में रिजर्व अपने आप को बुक कर रखा है उसने, तो 60,000 रुपये की फ्रेट है तो 12% का जीएसटी, वो आपको बिल पे कुछ नहीं लिखेगा, वो लिख देगा जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम। तो इसका 12% आपको खुद जमा कराना पड़ेगा। तो खुद कब जमा कराओगे? जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, है ना। आप जीएसटी नंबर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपकी टर्नओवर पूरी नहीं हो रही। लेकिन आपने ट्रक वाले से सामान मंगा लिया और वो ऐसे वाले ट्रक वाले सामान मंगा रहे हो, रॉ मटेरियल उससे मंगा रहे हो जो खुद आरसीएम में है, तो अब आपको जीएसटी नंबर लेगा। सेक्शन 22 आपके काम नहीं आएगा। नाउ यू डोंट हैव
यू डोंट गेट द शैडो ऑफ द सेक्शन 22। आप सेक्शन 22 की शैडो में छुप नहीं सकते हो। अगर आपने आरसीएम में सामान मंगा लिया है ट्रांसपोर्टर से अपने बिजनेस पर्पज के लिए, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप 40 लाख की टर्नओवर भूल जाओ, यानी कि अगेन जो आपके पास शुरू में क्लाइंट आया था जिसको आपने पूछा था तेरी सप्लाई इंटरस्टेट होगी या नहीं होगी, उसने तब मना कर दिया था। लेकिन अब आपको पूछना पड़ेगा क्या तू मटेरियल भी मंगाता है? अगर मटेरियल मंगाएगा तो जब ट्रक वाले से मटेरियल मंगाएगा उसको किराया भी तो देना पड़ेगा, या पेड कैसा होता है? कई बार ऐसा होता है मटेरियल जो होता है वो पेड आती है, फ्रेट पेड आती है कई बार, लेकिन कई बार फ्रेट टू पे होती है। अगर फ्रेट टू पे है और उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा तो कब करोगे? जब आपका जीएसटी नंबर होगा। तो आरसीएम सेक्शन 24 में अगर आप आरसीएम की गुड्स या सर्विस लेते हो तो सेक्शन 22 इज नॉट फॉर यू, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ द टर्नओवर। सेक्शन 22 के टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं है ना। अब ये सेक्शन 93 सेक्शन 94 क्या है? गुड्स पे सर्विस केवल रिवर्स चार्ज उन पे रह गया जो ट्रांसपोर्ट वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। पहले क्या हुआ था, जब जीएसटी आया था तो सरकार ने क्या करा था कि अगर मान लीजिए आपने किसी चाय वाले से ऑफिस के लिए चाय मंगा ली, अब चाय वाला कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं होगा, लेगा ही नहीं। तो वो कह रहे थे जब जीएसटी इनिशियली आया था उन्होंने बोला अब चाय के बिल के ऊपर ना आप आरसीएम में जीएसटी जमा कराना, आरसीएम में। दूसरा, आपने स्टेशनरी मंगा ली, स्टेशनरी वाला हो सकता है जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो सकता है ना भी हो, अगर नहीं भी है तो उसका आरसीएम में आप जीएसटी जमा कराओ। मतलब एक आदमी एक कंपनी में आरसीएम का जीएसटी कंप्लाइंस करने के लिए पड़ा रहता। तो इंडस्ट्री ने विरोध करा, इंडस्ट्री ने कहा ये तो बेकार की बातें करो, ये वाला काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन तो विड्रॉ करना पड़ा सेक्शन 3 और 93 और 94 वाला। अब 95 एप्लीकेबल है। 95 में क्या है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो अपने रॉ मटेरियल का, इनपुट मटेरियल का 80% तक रजिस्टर्ड आदमी से खरीदती है तब तो कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, जो 95 वाला आरसीएम है वो केवल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर लगता है, गुड्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने टोटल इनपुट मटेरियल का 80% तक रजिस्टर्ड डीलर से खरीद ले और 20% अनरजिस्टर्ड से खरीद ले तो कोई आरसीएम नहीं है, ठीक है। अगर 20% वो अनरजिस्टर्ड से खरीदती है तो कोई आरसीएम की समस्या नहीं, चुपचाप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन ये केस उल्टा कर दिया, मान लीजिए उसने 70% खरीदा रजिस्टर्ड पर्सन से और 30% खरीदा अनरजिस्टर्ड से, तो इस 30% में आरसीएम जमा करना पड़ेगा उसे। अब इस 30% आरसीएम में जीएसटी जमा करना पड़ेगा। पहले वाले केस में कोई दिक्कत नहीं थी, ये वाला 88 और 12 कर लो तब भी नहीं लेना देना है ना, 90 और 10 कर लो तब भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 78 और 22। अब क्या होगा, आरसीएम में जीएसटी जमा करना नहीं करना? हेलो, ये 78 और 22 वाले केस में आरसीएम में जीएसटी जमा करना नहीं करना? करना है, करना है, क्योंकि उसकी जो टोटल परचेज का 80% से कम हो गया इस है ना। जो रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदना है, मटेरियल खरीदना है, वो 80% से नीचे चला गया। जैसे ही 80% से नीचे चला जाएगा तो अब इस पे इसको आरसीएम में जीएसटी जमा करना पड़ेगा। तो अब आरसीएम केवल कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऊपर लगा रह गया, बाकियों के केस में नहीं लगता आरसीएम ऑन परचेज ऑफ। पहले तो हर गुड्स पे था ना, अब ये कुछ लिमिटेड गुड्स पे है। अब जैसे कैश्यू नट है, अगर आप किसान से काजू खरीद रहे हो है ना, जो ग्रोवर ऑफ द कैश्यू नट है, अगर आप किसान से काजू खरीदते हो तो आपको आरसीएम में जमा। किसान कहाँ से जीएसटी नंबर लेगा? किसान के पास जीएसटी की कंप्लाइंस करने की उम्मीद लगानी गलत काम है। तो अगर कैश्यू नट लेते हो तो उस पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा, है ना। टोबैको प्रोडक्ट पे आप जीएसटी आरसीएम में देना पड़ेगा आपको, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको जीएसटी देना पड़ता है आरसीएम में। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना जो कंजम्पशन के लिए मटेरियल खरीद ली है उसमें भी जीएसटी देना पड़ जाएगा आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाले में। ये हटा दो। यस सर। तो अभी तक ये लोग हो गए, कौन कौन से लोग हो गए? पर्सन हुई इज इन्वॉल्व इन द इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इफ यू आर एंगेज इन द रिसीट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अंडर आरसीएम। आप आरसीएम तक का आ गए ना। अब इसके अलावा कौन लोग हैं? ये आ गया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब मान लीजिए आप हो ऑनलाइन पोर्टल ऑपरेटर, है ना। यू आर ऑपरेटर ऑफ गुड्स वेयर द पर्सन सेल्स द गुड्स थ्रू द ऑनलाइन ऑपरेटर सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि आप हो अमेजोन, आप हो फ्लिपकार्ट, आप हो मीशो,
अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जो ऑपरेटर हैं ऑनलाइन पोर्टल वाले फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये सेल ऑफ गुड्स करते हैं, तो इनको पहले दिन जीएसटी नंबर लेना है। इनके ऊपर सेक्शन 22 की टर्नओवर एप्लीकेबल नहीं होती। जो ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, जो एग्रीगेटर हैं, है ना, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं इनको, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, एग्रीगेटर ऑफ द सेलर ऑफ गुड्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, है ना, मिंत्रा, ऐसे लोग, इनको जीएसटी नंबर पहले दिन लेना पड़ेगा। इनके ऊपर सेक्शन 22 एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो आप? इनके ऊपर क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि इनकी गुड्स जो है इंटरस्टेट सप्लाई होती हैं। ये ऐसा कोई होता है कि मीशो पे खाली दिल्ली का ही आदमी सामान खरीद सकता है? ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी खरीद सकता है, और बेचने वाला भी कहीं से भी अपने को रजिस्टर्ड कर सकता है, क्योंकि इनके ऊपर सेक्शन 24 का क्लॉज 1 लग जाता है। ये एंगेज है किसमें? इंटरस्टेट सप्लाई के बिजनेस में एंगेज हैं। तो इसलिए ऑनलाइन जो ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ऐसे लोग हैं, इनको पहले दिन से जीएसटी नंबर लेना है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन ऑपरेटर फॉर द ई कॉमर्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जैसे सप्लाई ऑफ सर्विस में कौन है? ओला, उबर, है ना, ओला की टैक्सी लेते हो, उबर की टैक्सी लेते हो, वो सारे लोग ओला, उबर और रैपिडो और हेलो, इतना ही है? कैसी बात कर रहे हो? अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप, है ना, घर में एसी खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, सर्विस के लिए इंजीनियर भेजते हैं ना, तो वो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, तो उनको भी पहले दिन से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब जो सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस है, मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन पे क्या अमेजोन खुद सामान बेच रहा है? नहीं, उस पर आपके और मेरे जैसे सेलरों ने अपने सामान को लिस्ट करा है। तो अमेजोन ने जो अमेजोन के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो सामान बेचेंगे, उनको भी पहले दिन से जीएसटी नंबर चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 17 जुलाई 2022 को। इस नोटिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई यूज नहीं है। नोटिफिकेशन इशू तो कर दिया, इसका कोई यूज नहीं है। अब वो पता क्या कह रहे हैं आप, अगर देखो व्यापारी क्या कह रहे थे, व्यापारी कह रहे थे अगर आप कहते हो कि 40 लाख की टर्नओवर तक गुड्स, मतलब गुड्स की सेल से 40 लाख तक जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, तो अगर हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हैं सामान, तो हमारे को 40 लाख की लिमिट क्यों नहीं दे रहे हो? तो सरकार ने बोला ले लो 40 लाख रुपए की लिमिट, आप भी 40 लाख तक जीएसटी मत लेना, लेकिन आपकी जो गुड सेल होंगी वो लोकल ही हो सकती हैं। लोकल मतलब अगर मैं दिल्ली से रजिस्टर्ड हूँ और मैं अमेजोन को बोलूँगा मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मेरी सेल, जो मेरा गुड्स है, केवल दिल्ली के व्यापारी कस्टमर को डिस्प्ले होगा, दिल्ली में ही बिकेगा, दिल्ली से बाहर नहीं बिक सकता। तो अगर मुझे अपना सामान खाली दिल्ली में ही बेचना था, तो फिर मैं ऑनलाइन क्यों गया? मेरा ऑनलाइन जाने का मतलब क्या था? इंडिया इज़ माई मार्केट। अब ऑल ओवर इंडिया में मेरा प्रोडक्ट कहीं भी जाता है। जब आप भी कई बार सामान खरीदते हो ऑनलाइन, तो देखा करो उसमें कि सेलर कौन है। अभी हम क्या देखते हैं, बिल आया हमारे पास अमेजोन के थ्रू, वहाँ पे सेलर की डिटेल होती है। सेलर बैठा होगा पता होगा केरला में, सेलर बैठा बताएगा उड़ीसा में, है ना, कर्नाटका में, और आप दिल्ली में सामान मंगा रहे हो। वो क्यों बैठा है वहाँ पे? कि उसने अपने आप को अमेजोन ऑनलाइन पे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्यों रजिस्टर्ड कराया? कि ऑल ओवर इंडिया में मेरी प्रोडक्ट दिखेगी और बिकेगी, मेरा मार्केट बढ़ेगा। अगर मेरे को जीएसटी ये बोलेगा कि आपका सामान 40 लाख रुपए की तक जीएसटी नंबर मत लेना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को भी बोल दिया इनको सबको रजिस्टर्ड कर लो, लेकिन इनका सामान इनकी स्टेट से बाहर मत भेजना, जिस स्टेट से रजिस्टर्ड होंगे वहीं बिकेगा, फिर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? तो अगर मैं जाऊँगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। मैं तो चाहता ही ना इंडिया मस्ट बी माई मार्केट। तो इस नोटिफिकेशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो उम्मीद थी व्यापारियों को वो हुई नहीं काम। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर करना है तो कर लो, बिना रजिस्ट्रेशन के तुम अप्लाई कर लेना, लेकिन तुम्हारा सामान तुम्हारी स्टेट के अलावा कहीं नहीं बिकेगा। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो सेलर हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, लेकिन उनकी जो गुड्स होगी वो लोकल लिमिट में बिकेगी, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं हो सकती उनकी। और अगर कोई आदमी कोई एजेंसी बिजनेस में है ना, एजेंट है किसी का, तो एजेंसी बिजनेस वाले को पहले दिन से जीएसटी नंबर लेना पड़ता है ना। अगर आप मान लीजिए आईटीसी की एजेंसी लेते हो, कोक की एजेंसी लेते हो, पेप्सी की एजेंसी लेते हो, तो एजेंसी लोगे तो आपको जीएसटी नंबर पहले दिन से लेना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर प्रिंसिपल की काउंट होती है ना। प्रिंसिपल की टर्नओवर से आप अटैच हो, आप अल्टीमेटली सामान किसका बेच रहे हो? प्रिंसिपल का, है ना। आईटीसी का सामान बेच रहे हो तो उसके टर्नओवर तो पहले ही क्रॉस हो चुके हैं। तो आप अगर एजेंसी बिजनेस में हो तो आपको जीएसटी नंबर पहले से लेना पड़ेगा। एक कंसेप्ट और है ये वाली, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तक की चीज़ समझ आई? क्लियर है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? नो सर। ठीक है। एक चीज़ होती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? देखो,
जीएसटी में ना आप जितनी स्टेट में काम करोगे उतनी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा उस स्टेट में जहाँ जहाँ पे आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है फ्रॉम वेयर अ पर्सन इज टेकिंग अ मैनेजरियल डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजन, जहाँ से वो अपने सारे ऑपरेशनल और मैनेजरियल डिसीजन लेता है। यहाँ पे ये होगा, ये एम्प्लॉय रखा जाएगा, ये एम्प्लॉय हटाया जाएगा, ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट बिकेगी, ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे बिकेगी, ये स्कीम चलेंगी, सारे ऑपरेशनल और मैनेजरियल डिसीजन जहाँ से लिए जाते हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हर स्टेट में है तो हर स्टेट में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप हो कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में। अब कंस्ट्रक्शन कंपनियों को तो ठेका कहीं भी मिल सकता है ना। इसको एक ठेका मिला मान लीजिए गुजरात में, दूसरा मिल गया महाराष्ट्र में, और ये जो ठेके मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के, ये 2 साल 3 साल 4 साल जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा वहाँ पे काम खत्म। तो क्या यहाँ पे इनका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं है। जैसे साइट कंप्लीट हो जाएगी वो बाहर, वहाँ से काम खत्म। तो अगर मान लो यहाँ पे उसने जीएसटी नंबर लिया, अपना एक्चुअल जीएसटी नंबर लिया, तो क्या होगा कि उसे सारे साल यहाँ की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। कंप्लाइंस कर करके ये वाला नंबर पूरा हुआ था, काम खत्म हुआ, 3 साल मैंने चलो इसकी रिटर्न भी भरी, कंप्लाइंस भी भरी, सब काम करा, अब मैंने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया, 2 साल बाद पता लगा फिर गुजरात में नंबर मेरे को टेंडर मिल गया। तो अब या तो मैं गुजरात में ही टेंडर अप्लाई करता रहूँ और मेरे को नंबर चलता रहे, बार बार सरेंडर करने का झमेला ही ना हो, नहीं तो जैसे ही मैंने यहाँ पे काम खत्म करा किसी और स्टेट में चला गया, अब यहाँ काम नहीं है, नंबर लिए घूम रहा हूँ, अभी कहीं और स्टेट में चला गया काम, मेरा यूपी में चला गया, अब मेरे को यहाँ नंबर लेना पड़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ये प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ क्या है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती हैं, अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में मटीरियल के साथ सर्विस भी तो लगाती हैं। मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाना है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस बनाना है, अगर गवर्नमेंट का ऑफिस बनाना है, किसी कंपनी का कोई पूरा ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, जब ऑफिस बिल्डिंग बनाओगे आप तो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, आपके पास स्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड इंजीनियर हैं, आप बिल्डिंग का ब्रिक वॉल खड़ा कर दोगे, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे, लेकिन प्लम्बिंग की सर्विस चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन की सर्विस चाहिए और बहुत सारी सर्विसेज चाहिए। तो सारे लोग क्या दिल्ली से ले जाओगे गुजरात? सारा सेटअप तो दिल्ली से ले जा नहीं सकते हैं। तो जो सर्विस की कैटेगरी होती है, बहुत सारी सर्विसेज वो क्या करेगी, लोकल से ही ले लेगी, है ना। बहुत सारी सर्विसेज जो गुजरात के लोकल के एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं से लेगी, लोकल लोगों से। दिल्ली से सारे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सब ले लेके जाएगी तो हो गया काम। उनके वहाँ रहने की, अकोमोडेशन की कॉस्ट, सारा खर्चा है ना, बिजनेस है वो, कोई सेवा कोई कर लें तो उनका खर्चा भी तो, जितना वो कॉस्ट बचा लेंगे उतना कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि टेंडर तो डिसाइड हो चुका है कितना मिलना है पैसा। तो अब क्वालिटी भी देनी है, क्वांटिटी भी देनी है, टाइमिंग भी देखनी है और पैसा भी बचाना है। तो क्या करेंगे, जो गुजरात में आपकी साइट के आसपास अच्छे नाम होंगे, जो अच्छे क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं से वो सर्विसेज ले लेंगे। लेकिन सर्विस लेते टाइम क्या प्रॉब्लम है कि अब गुड्स में मैंने आपको बोला जीएसटी कहाँ जाता है, जीएसटी किस स्टेट को मिलेगा, जहाँ गुड्स चली जाएगी, जहाँ गुड्स चली जाएगी जीएसटी वहीं चला जाएगा। सर्विस में प्रॉब्लम है, सर्विस उसी स्टेट को मिलती है जिस स्टेट में सर्विस कंज्यूम हो गई। मैंने आपको बोला था अगर दिल्ली से आप गोवा गए मीटिंग के लिए, तो गोवा गए थे मीटिंग के लिए, है ना, तो गोवा गए मीटिंग के लिए, होटल बुक करा, तो गोवा में ही जो बिल बनेगा वो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा, उसका इनपुट दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसजीएसटी का मतलब है गोवा का हिस्सा, एस मतलब वो स्टेट है, गोवा का एसजीएसटी का इम्प्लाइड मीनिंग है गोवा स्टेट का टैक्स, है ना, और दिल्ली में एसजीएसटी का मतलब है दिल्ली स्टेट का टैक्स। तो गोवा स्टेट जो सरकार है दिल्ली स्टेट वालों को बेनिफिट देगी, उसका देगी नहीं, तो वो सर्विस में बेनिफिट नहीं मिलता, स्टेट वाइज ट्रांसफर नहीं होता, गुड्स में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि गुड्स मूव हो जाती है। अब जब आप यहाँ से जो सर्विस प्रोवाइड लोग हैं वो सब दिल्ली, गोवा के, गुजरात के रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उनका, तो वो बिल लगाएंगे यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपको बिल चार्ज करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी का, है ना, ये सब क्योंकि गुजरात में रजिस्टर्ड है। और सर्विस भी कहाँ दे रहे हैं, आपकी गुजरात वाली साइट पर, इसी साइट पे तो दे रहे हैं सारी सर्विसें, तो वो आपको हर बार सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे, यही चार्ज करेंगे हर बार। तो अब मैंने आपको बोला सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा में कोई नहीं, इस एसजीएसटी का मतलब क्या है इस वाले बिल में, गुजरात एसजीएसटी, है ना, इसका मतलब क्या है गुजरात का एसजीएसटी। तो ये जो आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो गुजरात वाले अपना शेयर दिल्ली वाले को देंगे? आजकल जैसा गुजरात और दिल्ली के बीच में चल रहा है बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। आजकल गुजरात और दिल्ली के बीच में कितने मधुर संबंध चल रहे हैं आपको पता है,
तो आजकल तो बिल्कुल नहीं देंगे और कानूनी रूप से भी नहीं दे सकते। ये संबंध जब मधुर थे तब भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन ऐसा है। वो तो चलो मजाक वाली बात है, गुजरात और दिल्ली के संबंध। तो ये गुजरात वाली सरकार अपने हिस्से का SGST दिल्ली सरकार को देगी नहीं, क्यों देगी? मतलब ही नहीं, तो सर्विस यहीं कंज्यूम्ड हुई है, तो ये GST गुजरात को ही मिलेगा। अब यानी कि जितनी भी सर्विस वो लोकल में गुजरात से लेगी, सबका टैक्स उसकी कॉस्ट बन जाएगा, है ना। मैंने आपको पहले दिन बोला था, इन्होंने बोला था कि हम फ्री फ्लो ऑफ GST देंगे, तो फ्री फ्लो ऑफ GST कहाँ हुआ? गुजरात में जितनी सर्विस कंज्यूम करी सबका SGST का नुकसान हो गया, मेरा CGST का नुकसान हो गया, SGST का नुकसान हो गया। तो या तो ये ट्रैवल कराता मेरे दिल्ली में, मेरे पास तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में है ना, मैंने जितनी आउटपुट में सेल करूँगा वो सब दिल्ली से करूँगा, तो ये मेरे को दिल्ली में मिलना चाहिए था, तो दिल्ली में नहीं मिलेगा मुझे, सर्विस है क्योंकि। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारी मेरी कॉस्ट बन जाएगी जो मेरे प्रोजेक्ट को लॉस में ले जाएगी, मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन और बची है, या तो मैं GST में रजिस्ट्रेशन करा लूँ, दूसरा क्या है, अपने आप को ISD में रजिस्टर करा लूँ। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं अपनी इस कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराऊंगा ISD की तरह, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। लेकिन मैं यहाँ से ना इसमें और कोई काम नहीं करूँगा, किसी को बाहर बिल नहीं बेचूंगा, किसी को कोई और सर्विस नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अब ये कंपनी जो पहले बिल यहाँ पे कर रही थी, अब ये कंपनी इस ISD को बिल करेगी, मेरी इसी ISD वाली ब्रांच को बिल करेगी। ISD का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है? गुजरात में। तो यानी कि जब सर्विस यहाँ पर आई तो इसको गुजरात वाले को तो इनपुट मिलेगा ना, तो गुजरात वाले को इनपुट मिलेगा। तो अब ये ISD क्या करेगा, अपना इनपुट यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। ये ट्रांसफ़र हो जाता है अपने रिटर्न के थ्रू। बस बीच में सरकार ने एक लूप डाल दिया कि ISD एक लूप है जो आपके टैक्स को, सर्विस वाले टैक्स को होता है क्या, इनपुट सर्विस वाला, गुड्स वाला तो वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है, गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ISD वाला है सर्विस वाला, आपका जो सर्विस पे GST लग रहा था, अब वो ये ISD बीच में एक लूप बना है, इस लूप के थ्रू वापस दिल्ली आ जाएगा वो टैक्स। ये ISD जो यूनिट है अपने नाम पे सारी बिल करवाएगी गुजरात में, और ये सर्विस यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी अपने रिटर्न भर के। लेकिन यहाँ से ये कोई दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती है, केवल इसका काम यही है, यहाँ पे सर्विसेज लो, इनपुट का अपना बिल अपने नाम पे करवाओ, बिल पे जितना भी GST इकट्ठा होगा GST सारा उठा के यहाँ भेज दो दिल्ली में। तो ये इनपुट सर्विस, यानी कि अगर आप ISD की तरह करना चाहते हो तो आपको सेक्शन 24 में पहले दिन से GST नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ISD वाला कहानी? बस एक दो और बच्चे फिर खत्म करते हैं ना, नहीं तो 22 भी भूल जाओगे, 24 भी भूल जाओगे। E-कॉमर्स वाला मैं आपको बता चुका हूँ। एक और है OIDAR, ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज वाले। अगर जैसे ये कॉल सेंटर वाले बिजनेस होते हैं ना, उनको भी GST नंबर लेना पड़ेगा, है ना। डाटा रिट्रीवल सर्विसेज वाले होते हैं, उनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द सच पर्सन क्लास पर्सन। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर इतनी चीज़ें तो हमने लिख दी हैं, अगर बाद में कोई सरकार को लगेगा कि इनको और लेना है तो उनको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं हम, है ना। लास्ट वाला पॉइंट ये कह रहा है, बाकी तो हमने स्पेसिफिकली 10 के 10 तो स्पेसिफिकली बता दिए हैं, लेकिन 10 के अलावा अगर कल को मन में कोई और आ गया तो कल को मना मत कर देना, तुम नहीं डाल सकते। हमने एक्ट में प्रोविजन डाल रखा है, सरकार कभी भी इन्हें नोटिफाई करके GST में ला सकती है। क्लियर है? Yes, sir. सेक्शन 22 और 24 कंप्लीट।